मेरे बच्चों भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना, इस चैनल का कर्ज चुकाना, इसे दूर तक फैलाना। मेरे बच्चों भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना, इस चैनल का कर्ज चुकाना, इसे दूर तक फैलाना, इसे दूर तक फैलाना। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिविक्स के, जिसे हम लोग पार्टिकल साइंस के रूप में उसका अध्ययन करते हैं हम लोग, तो शॉर्ट आंसर के बारे में। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये तो, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और नियमित रूप से ये एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को आप एग्जाम में ज़रूर देख कर जाएँ। ये हिंदी वर्जन में भी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। मैंने हिंदी में ऑलरेडी आप लोग को जो इस पर लेक्चर प्रोवाइड करा रखे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा सिविक्स का। ऐसा नहीं है कि आप लोग पार्टिकुलरली कोई एक विषय जाइए, प्लेलिस्ट देखा करें सब्जेक्ट वाइज जो है। डीजे सर चैनल जब खोलेंगे तो आप लोग को पूरा वीडियोस अपलोडिंग मिलता है, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट मिलती है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, आप बाहर ही देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट, तो वहाँ से जाइए देखिए। और कम से कम 2 घंटे आपको सुबह और 2 घंटे शाम आपको इस चैनल पर देना ही पड़ेगा। मुश्किल से आप लोगों के पास लगभग 1 महीने में आपका तो परीक्षा भी हो जाएगी, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, दोनों काम आपका एक साथ ही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखें, याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। चप के पढ़िए, चपा के पढ़िए, लेकिन किसी भी तरीके से अपनी स्टडी को आप करिए, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ने से बच नहीं सकते। तो आइए हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का प्रश्न क्या है। हु वाज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1947। तो यहाँ याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द थ्योरी। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर 45 की जगह 47 आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था वो 47 में 1947 में हुआ था, ना कि 45 में। तो यहाँ पर इसको आप सुधार कर लेंगे, इतना तो आप हमारे डियर स्टूडेंट्स हो ही गए कि थोड़ा बहुत जो फॉल्ट रहता है तो उसको आप लोग अपने से भी सही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट वाज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1947, व्हाट वाज द थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्योरी क्या थी, सिद्धांत क्या था इस पार्टीशन का, इस पर हम लोग आंसर बात करेंगे। द टू नेशन थ्योरी, देखिए क्या है, व्हाट वाज द थ्योरी, द टू नेशन थ्योरी, जिसे हम लोग द्विराष्ट्र सिद्धांत भी कहते हैं, वाज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1947। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल द मुस्लिम लीग डिमांडेड ए सेपरेट कंट्री पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम्स। तो इसके बेस पर देखिए क्या किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के आधार पर, द टू नेशन थ्योरी के आधार पर मुस्लिम लीग ने क्या किया था, डिमांड किया हुआ था सेपरेट कंट्री पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान कंट्री की मांग की हुई थी। तो डिस्टेंस ये पहला हम लोग का प्रश्न हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के आपके आने की एग्जाम पूरी की पूरी बनी हुई है। और ये बच्चे, ये जो सीबीएसई के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के, उनके लिए भी ये जो पीडीएफ है सिविक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे यदि आपके लोगों के सानिध्य में संपर्क में है तो उन लोगों पर भी इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिविक्स का देखिए जो आपका यहाँ क्वेश्चन बना लीजिएगा अपना क्रम अपने हिसाब से। हु वाज द एसेसियन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के हत्यारे के रूप में हम लोग किसे, कौन है या महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था, इस पर हम लोग को बात करना है। आंसर जो रिलेशन का हो जाएगा, महात्मा गांधी किलर वाज अ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नाथुराम विनायक गोडसे। इट शॉट एंड किल्ड महात्मा गांधी ऑन 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को मारा गया था, किसके द्वारा, नाथुराम विनायक गोडसे के द्वारा, ठीक है। हिंदू ये अतिवादी रूप में जो उस समय आरएसएस तो अभी भी है, तो आरएसएस के ही ये व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की हुई है, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। और ये जो इटालियन पिस्टल था उनके द्वारा इन्होंने मारा था। अंतिम में जब गांधी जी मरे तो उसमें उनके मुख से निकला था हे राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और शहीद दिवस के रूप में जो होता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लग रहा है तो इससे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को एक बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री में पूरा पीडीएफ भी मिल जाता है, और क्लास में आप ज्वाइन होते हैं तो फिर आप लोग को डेली इंस्ट्रक्शन भी इसमें मिलता रहता है, कुछ ना कुछ बातें वार्तालाप वगैरह होता रहता है इसमें ग्रुप में। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, और खासतौर पर उन बच्चों को जो कि इकोनॉमिकल भी करें। और डियर स्टूडेंट्स, जो जैसा कि हमारा जो एडिटर की संख्या इसमें थोड़ी कम हो गई है और हम लोग के ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा है,
तो मुझे थोड़ी सी आप लोग से हेल्प चाहिए, इकोनॉमिकल हेल्प, जिसमें कि आप लोग को 950 690 257 इस नंबर पर आपका गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ बना हुआ है। 50 रुपये से 200 रुपये आपका एक रखा गया है इस चैनल के सपोर्ट के लिए। हमें गूगल एड पर हम लोग को इसका चैनल को प्रोग्रेस कराना है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट ऐप खरीदने हैं, तो जिसके लिए आप लोगों की हेल्प ज़रूरी है। जब तक आप लोग इसमें सहयोग नहीं देंगे तब तक हम लोग वो कार्य नहीं कर पाएंगे। और मुझे यदि मैं अगर जो चीज़ मैंने प्लान बना रखा है यदि वो मुझे मिल जाता तो मैं आप लोग की और भी बेहतर तरीके से वर्क कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मामूली फीस नहीं, मतलब आप लोग का सहयोग है इसमें 50 से 200 रुपये। तो जैसा आपका सामर्थ्य है इसमें डोनेट जरूर करें इस नंबर पर 950 690 257। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वाट आर द 3 रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाट आर द 3 रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए जो प्रमुख चीज़ें क्या हैं, क्या किसकी वजह से हुआ था ये विभाजन, उस पर बात करनी है हम लोग को। डिस्कशन जो पहला हम लोग को देखिए, हैविंग टू नेशन थ्योरी, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। हैविंग टू नेशन थ्योरी का जो ये आया था सिद्धांत, ये यदि कहीं ना कहीं से था। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात थी, टू गिव प्रोमिनेंस टू पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज को हम लोगों ने वरीयता दे दी थी उस समय, प्रमुखता दे दी, प्रोमिनेंस कर दिया उसको। ये कहीं ना कहीं से वजह बना, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तीसरी देखिए डिविजन जो महत्वपूर्ण बात आती है इसमें, कम्युनल रियॉट्स, मतलब क्या हो गया यहाँ पर जो दंगे हुए, सांप्रदायिक जो दंगे हुए, कम्युनल रियॉट्स जो थे वो कहीं ना कहीं से जिम्मेदार बने। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्या हो जाएंगे, वो रीज़न हो जाएंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया के। आइए डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने नंबर आप लोग को दिया हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। और ये ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सहयोग करेंगे उनको मैं अलग से कुछ विशेष कर दूंगा, या जो नहीं सहयोग करेंगे, देखिए यहाँ फीस फाइन की बात नहीं हो रही है। एक डीजे सर चैनल के जो फैमिली मेम्बर है उनसे एक सहयोग की बात की जा रही है, ताकि इस डीजे सर चैनल को हम लोग एक बड़े पैमाने पर ला सकें और बड़े प्लेटफॉर्म पर ला सकें। इसके लिए आप लोग की सहयोग की सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पर अपने इच्छानुसार आप जो भी करना चाहेंगे करिएगा ज़रूर। अगर आप नहीं भी करते हैं तभी आप लोग को जैसे सुविधाएं पूरी मिलती है वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। और जो भी बच्चे कुछ डोनेट करें तो वो अपना स्क्रीनशॉट मारकर जो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझे जैसे जुड़े इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ज़रूर करें ऐसा कार्य, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये फीस फाइन वगैरह नहीं है, ये एक पहल है जो कि डीजे सर परिवार की तरफ से है आप लोगों के लिए। तो एक डीजे सर फैमिली को ब्रॉड लेवल पर हम लोग ले जाना है, इसके लिए एक मुहिम है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 5वां प्रश्न है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वे आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात हो रही है। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के आधार पर जो था वो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य, जिन्हें हम लोग स्टेट या एंड यूनियन टेरिटरीज के रूप में लोग करते हैं, तो ये कितने डिवाइड हुए थे, कितने बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के आधार पर। और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन कब आया था डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी ना, कब ये लाया गया था स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन को। एक इसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है आपका, बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग को मैं ऑन द स्पॉट कुछ क्वेश्चन पूछता रहूँगा, उसका आंसर आप लोग ज़रूर देंगे हमें, ठीक है। ये ज़बरदस्त ये जिद है मेरी, यदि आप लोग नहीं करते हैं तो दूर पास तो है नहीं, गुस्सा तो वही रहा आप लोगों पर। कभी कभी सोचते हैं कि दे खींच के क्या बुझा पड़ा आप लोग को, लेकिन मोबाइल में कैसे दे सकते हैं, ये पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन आप लोग एक काम गड़बड़ कर रहे हैं, अपनी सीढ़ी को अभी भी आप लोग कम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी सीढ़ी को आप लोग नियमित रूप से जारी रखें। चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। तो ऑन द बेसिस ऑफ द 1963 रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट इन द ईयर 1956, अंडर विच 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वी आर क्रिएटेड। तो जब ये लाया गया था क्या आप लोगों का स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जब लाया गया, तो इसके बेस पर जो 1956 वाला, तो ये 1946 में रिपोर्ट में ये बात की गई कि चलिए ठीक है भाई, यूनियन 14 जो स्टेट्स हो जाएगा और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किया जाएगा। तो इसके आधार पर जो बात किया गया था, कितने स्टेट्स की, 14 स्टेट्स की और 6 यूनियन टेरिटरीज की बात की गई थी और उसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का 5 है और इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का देखिए क्या है, व्हेन डिड द फूड क्राइसिस अराइज इन द इंडिया एंड विच एरियाज वी आर अफेक्टेड बाय इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जब भारत में आया था, फूड क्राइसिस आया था, खाद्य संकट की समस्या आई हुई थी, तो कौन से क्षेत्र उससे प्रभावित हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह घटना है और बहुत ही हाईलाइटेड यह घटना है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। When did the food crisis arises in the India and which areas were affected by it? देखिए 1960 की बात हो रही है। इन 1960 ए सिचुएशन ऑफ फूड क्रिसिस हैड अराइजन इन इंडिया। जाहिर सी जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था तो डिरेक्शंस उसमें जानते हैं कि जो पाकिस्तान कंट्री, वहाँ से भी बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन तो पहले से ही था, वहाँ की भी पॉपुलेशन आ गई, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो होगी, फूड क्रिसिस की समस्या तो पैदा होनी ही थी। तो 1960 के दशक में बहुत बड़ी समस्या आई हुई थी फूड क्रिसिस की, और उस बार उत्पादन भी बहुत कम हुआ था, फसल नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत हुई थी, और पॉपुलेशन तो बढ़ा ही था। वेस्ट बंगाल में देखा गया, उड़ीसा में देखा गया, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखा गया, एंड बिहार वियर मोर अफेक्टेड बाय द फूड क्रिसिस। तो फूड क्रिसिस से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे, कौन कौन प्रभावित हुए थे? जो भारत के जो स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार वी आर मोर अफेक्टेड बाय द फूड क्रिसिस। तो फूड क्रिसिस से प्रभावित होने वाले ये प्रमुख राज्य थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया था फूड क्रिसिस का, जब 1960 में जब इंडिया में यह फूड क्रिसिस का प्रॉब्लम आया हुआ था। तो ये छठवां प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, और इम्पॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है, व्हाट इज द वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? श्वेत क्रांति की देखिए बात हो रही है, वाइट रिवॉल्यूशन। तो आइए इसके आंसर को हम लोग समझ लेते हैं। वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिपीट इंक्रीजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, लाइक एज बटर की बात हो गई, कर्ड की बात हो गई, चीज़ हो गई, एक्सेट्रा आदि। इसमें देखिए मुख्य रूप से जो शामिल किया गया डिस्टेंस, वाइट रिवॉल्यूशन जो था वो रिलेटेड था मोर प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क के ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाने की बात हो गई थी, एंड रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, जो इंक्रीज करना था उसमें, तेज़ी से वृद्धि करना था उसमें प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स से बनने वाले जो सामान थे, जैसे बटर की बात हो गई, कर्ड की बात हो गई, चीज़ की बात हो गई, एक्सेट्रा जितने भी जो दूध से मिल्क से बनने वाले ये सभी मटेरियल थे, उनको बढ़ाने की बात हो रही थी, इंक्रीज करने की बात हो रही है, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात हो रही थी। उससे ही हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का 7 है और इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, सीरीज यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसे खुद भी पढ़ें और लोगों को भी इससे अवगत कराएं, और CBSE बोर्ड के भी बच्चों पर भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और लाइक एक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और कुछ फ़ायदा नहीं है विशेष। मेरा प्रॉफिट, अगर आप मेरे प्रॉफिट के रूप में अगर कुछ करना चाहते हैं तो बस ओनली शेयर माई वीडियोज़, तो मेरी वीडियो को जो है वो शेयर ज़रूर करना है, यही मेरी फ़ीस है। और ये इतना काम डियर स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। इतना काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ओनली शेयर माई वीडियोज़, क्योंकि 14-15 वीडियोज़ एक दिन में अवेलेबल हो पाना, कर पाना, उनके लिए मटेरियल जुटा पाना कितना कठिन काम है। मेरी तरफ से पूरी सेवाएं मैं आप लोगों के लिए फ्री में पूरी की चीज़ें मैं अवेलेबल कराता हूँ, लेकिन इस समय थोड़ी सी जो एडिटिंग की बात आई है, जो चैनल एड की बात आ गई है, 3-4 समस्याएं एक साथ आ गई, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हेल्प के रूप में आप लोगों से आग्रह किया हुआ है। जो नंबर मैंने बताया हुआ है, जो मैंने बात की अभी, तो डियर उस पर भी थोड़ा एक बार ध्यान ज़रूर दें। बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में नियमित रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई 5 ईयर प्लान्स? पंचवर्षीय योजना जिसे हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5 ईयर प्लान से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर को देखते हैं, इसके हम लोग क्या है इसका आंसर आप लोगों के लिए। 5 ईयर प्लान्स आर दोज प्लान्स अंडर विच द गवर्नमेंट प्लान्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग 5 ईयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कार्य योजना को जो बना रही है आय व्यय के लिए, कोई भी जैसे आ रहा है सरकार कितना कम अर्निंग कर रही है और कितना वो स्पेंड कर रही, खर्च कर रही है, तो इस चीज़ों का जो एक ढांचा बनाना, एक प्लान्स बनाना कि इस प्लान में हम लोग इन चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे, तो इसे ही हम लोग 5 ईयर प्लान्स कहते हैं। कभी एग्रीकल्चर को इसमें शामिल किया गया, कभी डेवलपमेंट का किसी कंपनियों के प्रोग्रेस की बात की गई, कभी एजुकेशन को इसमें शामिल किया गया, तो इसमें तो 5 ईयर प्लान्स लाया गया था, इसी बेस पर लाया गया था। 5 ईयर प्लान्स आर दोज प्लान्स अंडर विच द गवर्नमेंट प्लान्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग 5 ईयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोग का 5 ईयर प्लान। आइए हम लोग अब क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां हम लोग क्वेश्चन क्या है, 4 मेन पिलर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, व्हाट आर द प्रिंसिपल?
भारतीय विदेश नीति जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। तो इसके जो प्रमुख प्रिंसिपल हैं वो क्या है, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के आधार पर हम लोग इसको समझते हैं। द 4 मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर गिवन एज फॉलोज। देखिए, प्रमोटिंग नॉन एलिगमेंट, प्रमोटिंग नॉन एलिगमेंट, डिसआर्मामेंट, अपोजिंग, ठीक है, अपोजिंग इम्परलाइजिज्म और स्ट्राइविंग फॉर ग्लोबल पीस। स्ट्राइविंग फॉर ग्लोबल पीस का मतलब क्या है? वैश्विक शांति के लिए प्रयास करना। अभी देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, तो इंडिया की तरफ से यदि बयान दिया जा रहा है तो वो नहीं कह रहा कि मैं इसका समर्थन करूंगा, इनका नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं भी युद्ध में शामिल हो जाऊँ, कुछ नहीं। वैश्विक शांति के लिए वो प्रयास कर रहा है, स्ट्राइविंग फॉर ग्लोबल पीस के लिए वो बात कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ देखिए, साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का सीधा सीधा क्या करता है? अपोजिंग इम्पार्लियलिज्म, ठीक है। और निसशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि प्रमोटिंग नॉन एलिगमेंट, ठीक है। डिसआर्मेंट्स होता है मतलब हम लोग उसको बढ़ावा नहीं देंगे। जो युद्ध की बात हो गई या तो बंदूक वगैरह तबाही मचाने की जितनी भी सामग्रियां हैं आप लोगों की, उसका विरोध किया जा रहा है। यह हम लोग का पॉलिसी है, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। भारतीय विदेश नीति में इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चंस। जो सीरीज का क्वेश्चन इधर उधर आप लोग के लग रहा है क्रम में छूट गया है, तो ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सीरीज आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल कहीं लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो दूर दराज के बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, उन बच्चों को भी इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि सीबीएसई बोर्ड पर आधारित भी यह कार्य होता है। देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड पर मैं पूरा कार्य करता हूँ आप लोगों का, और जैसा आपका पाठ्यक्रम होता है उसी पाठ्यक्रम के आधार पर मैं एनालिसिस करता हूँ, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस पर काम करता हूँ आप लोग के मुख्य रूप से, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जान रहे हैं इंग्लिश का ये लेक्चर जो है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे जो कि यूपी बोर्ड से हैं, और अदर सब्जेक्ट के भी जैसे बच्चे हो गए, बिहार की बात हो गई, छत्तीसगढ़ की बात हो गई, और एमपी की बात हो गई, मध्य प्रदेश बोर्ड की बात हो गई, तो सभी में देखिए प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे सभी जिलों के साथ ही साथ अब राज्यों की पारी है, क्योंकि अब हमारे पास बच्चे जो हैं वो छत्तीसगढ़ से भी जुड़ रहे हैं, और कुछ बच्चे राजस्थान की तरफ से भी मिले हैं, और जो बिहार से भी बच्चे मिले हैं, बिहार के चंपारण जिले से भी। तो गांधी जी का लग रहा है लेक्चर वहाँ पहुँचा, बच्चे उधर से भी दिखे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये लेक्चर मतलब सिलेबस पूरा कवर किया जा रहा है सभी लोगों को ध्यान रखते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखिए। किसी प्रकार का आपका तनाव को दूर रखते हुए मस्त होकर अपनी तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।